नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर में परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होती है, किस प्रकार उसका प्रचालन होता है, उसका पावर फैक्टर क्या होता है, उसमें जो कैपेसिटर प्रयोग करेंगे उसका मान कितना होगा, और जो कैपेसिटर प्रयोग करेंगे वो स्थायी रूप से संयोजित करेंगे तो मोटर में क्या होगा, पावर फैक्टर सुधरेगा या स्टार्टिंग टार्क सुधरेगा या रनिंग टार्क सुधरेगा, तो फिर किस प्रकार की उसकी कार्यप्रणाली होगी, सब बातों को बारीकी से देखेंगे। और दोस्तों, परमानेंट कैपेसिटर मोटर अर्थात स्थायी संधारित्र मोटर पर एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल फेज मोटर प्रत्येक जो भी मोटर आएगी वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक मोटर पढ़ ली तो मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी मोटरें अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी और सभी मोटरें अपने अपने कार्य प्रणाली के आधार पर, अपने स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग की जाती हैं। तो उनके प्रयोग करने के आधार पर मान लो उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पावर फैक्टर है, टार्क है, उनकी विशेषताओं के आधार पर सभी मोटरें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि स्थायी संधारित्र मोटर क्या होती है, उसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, उसके अंदर होता क्या है, किस प्रकार प्रचार होता है, शुरू से सप्लाई देने से लेकर लास्ट एंड तक क्या प्रक्रिया होगी, सब बातों को देखेंगे। और प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ क्वेश्चन इस प्रकार बनाए गए हैं या क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसलिए इन सब बातों को जानने के लिए, इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में जरूर लिखिए, ताकि आपको नियरेस्ट भविष्य में जब भी आपको किसी प्रकार इस मोटर को पढ़ने की आवश्यकता हो तो आपको दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, एक बार थोड़ा रिवीजन किया और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैं इस स्थायी कैपेसिटर मोटर का अध्ययन करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में स्थायी कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर देखेंगे। क्या देखेंगे? परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर, इंडक्शन रन मोटर, इस मोटर का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और ये मोटर अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी भी चर्चा करेंगे कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? स्थायी। देखो, परमानेंट का मतलब स्थायी, कैपेसिटर को कहते हैं संधारित्र, और इसको कहते हैं प्रेरण चल मोटर, इसको कहते हैं शॉर्टकट में इसको स्थायी कैपेसिटर मोटर के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसमें एक चीज आपको समझ गए कि इससे पहले आप लोगों ने दो मोटरों का अध्ययन किया। एक देखा स्प्लिट फेज मोटर क्या होती है, मतलब कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर क्या होती है, ये तो आप लोगों ने देखा। दूसरी मोटर देखी आप लोगों ने कि मतलब कि एक तो स्प्लिट फेज मोटर देखी, दूसरी देखी कि कैपेसिटर से मोटर स्टार्ट कैसे होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखी थी आप लोगों ने। आज इस कैपेसिटर स्टार्ट के साथ साथ उसमें क्या था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया। आप लोगों ने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। उसमें क्या था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाया और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया। मोटर के 75% घूमने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से उस कैपेसिटर को सर्किट से आउट हो गया था और मोटर रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करती रहती थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक, मतलब कि शुरुआती से लेकर जब तक मोटर कार्य करती रहेगी तब तक दोनों ही वाइंडिंगें प्रयोग होंगी। याद रखना, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऐसी क्या व्यवस्था होगी, यदि सर्किट से अलग नहीं करेंगे तो मोटर में क्या होगा, ये मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था कि कैपेसिटर को यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से नहीं हटाएंगे तो मोटर में हम की आवाज़ आएगी। तो यहाँ वो कंडीशन क्यों नहीं हुई, मोटर गर्म हो जाएगी, तो यहाँ वो मोटर गर्म क्यों नहीं हुई, सब बातें की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखो, इसमें स्थायी रूप से मतलब कह सकते हैं कि इस मोटर में शुरुआती से लेकर लास्ट एंड तक जब तक मोटर चलते रहेगी कैपेसिटर का प्रयोग रहेगा। दूसरी बात, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी संयोजित रहेगी, दोनों के दोनों वाइंडिंग संयोजित रहेंगी। तो इसमें कह सकते हैं इस मोटर को एक नाम से और जान सकते हैं, इसको कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर से स्टार्ट हो रही है, इसमें मोटर को स्टार्ट कौन करेगा? कैपेसिटर करेगा। मोटर को चला के कौन रखेगा? कैपेसिटर रखेगा। इस मोटर को क्या कह सकते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर के नाम से भी जाना जा सकता है। इस मोटर को क्या लिखेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट भी कैपेसिटर करता है और चला के भी कैपेसिटर रखता है। कैपेसिटर स्टार्ट व
कैपेसिटर रन मोटर के नाम से जाना जाता है, रन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर दो प्रकार की होगी। कहने का मतलब जहां कैपेसिटर शुरुआत से लेकर लास्ट एंड तक कैपेसिटर संयोजित रहेगा तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का नाम जाना जाएगा। दूसरी मोटर आपके सामने आएगी, इससे जस्ट पिछले अगले वीडियो देखेंगे तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां भी शुरुआती में भी कैपेसिटर था और लास्ट एंड तक भी कैपेसिटर रहेगा। तो उसमें ये इसको कह सकते हैं ये कुछ निम्न क्षमता की आती है। तो ये कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर दो प्रकार की हो सकती है। उसका प्रयोग अधिक स्टार्टिंग टार्क को अधिक क्षमता के लिए कर सकते हैं, इसका निम्न क्षमता के लिए कर सकते हैं। इसको मैंने बताया कि इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या, आप लोग जानते हो कि इस सिंगल फेज मोटर में क्या होता है, दो वाइंडिंग होते हैं। मैं कुछ आपको लिखा देता हूँ, कुछ टिप्स इसके क्या हो सकते हैं, दो वाइंडिंग होती हैं, होती कि नहीं होती हैं, आप लोग जानते हो। कौन कौन सी रहेंगी, आप लोग इतना जानते हो, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी। आप लोगों ने भी पिछले दो वीडियो देखे तो आज जोड़ने आएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, इसको सहायक वाइंडिंग कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं। दूसरी वाइंडिंग कौन सी होगी, इसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, रनिंग वाइंडिंग कह सकते हैं। इसको मुख्य वाइंडिंग कह सकते हैं, मेन वाइंडिंग कह सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अब देखो आप लोग इतना जानते हो, दोनों वाइंडिंग में आपको शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, दोनों वाइंडिंग होते हैं। ये वाइंडिंग कैसी होती थी, देखो ये पतले तार की थी, आपको मैंने बताया था ये पतले तार की होती थी, पतले तार की थी, और ये मोटे तार की थी, और इसके टर्न कम थे, इसके अधिक टर्न थे, अधिक थे, और इसके टर्न कैसे थे, इसके कम थे। लेकिन यहाँ क्या होगा वो आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे ये इसमें व्यवस्था होती है। लेकिन एक चीज और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, यही मोटर ऐसी मिलेगी जिसमें एक विशेषता अलग मिलेगी आप लोगों को, वो क्या होगी आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं आपको नहीं बताऊंगा। इसमें होता क्या, देखो इसमें रोटर कैसा होता है, इसमें देखो दो वाइंडिंग होगी, एक रोटर होता है। रोटर कैसा होता है, गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर होता है। आप लोग सेम टू सेम दो मोटर देख चुके हो, सेम टू सेम वही कंडीशन होते हैं, गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर होता है। एक इसमें कैपेसिटर होता है, क्या रहेगा इसमें कैपेसिटर, जिसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं, संधारित्र भी होता है इसके अंदर, एक संधारित्र होता है। कैसा है, लो वैल्यू का होता है, निम्न मान का होता है, लो वैल्यू का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं निम्न मान, निम्न मान का होता है। निम्न मान का कितना होगा आपको बताऊंगा, निम्न मान का होता है। अब कितना इसका मान होगा वो भी आपको बताऊंगा साथ साथ, मैं तो इसकी बता कि इसमें होगा क्या इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें ये चीज आप लोगों ने देखी, अब मैं कुछ आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि डायग्राम से आप लोगों ने किस प्रकार वाइंडिंग को संयोजित करोगे, इसमें होता क्या है, और किस प्रकार कैपेसिटर को संयोजित करेंगे। एक चीज और आती है नोट लगाने वाली बात, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज नोट आएगी कि इस मोटर में, याद रखना, इस मोटर में, कौन सी में, स्थायी कैपेसिटर मोटर में, इस मोटर में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, ये याद रखना। यही मोटर एक ऐसी रहेगी आपके सामने जो मतलब कि स्प्लिट फेज के आधार पर, मतलब दो वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, और दो वाइंडिंग का प्रयोग करने के बाद यहाँ मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स को घुमाएंगे, तो दो वाइंडिंग वाली मोटर जो होंगे एक फेज को दो भागों में बांटे, ऐसे मान लो एक फेज को दो भागों में बांटेंगे, वहाँ यही मोटर ऐसी एक मिलेगी आपको जहाँ आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं मिलेगा। तो आपसे काफी बार पूछा जाएगा निम्न में से किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है, या किस मोटर में अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय फोर्स का उपयोग नहीं किया जाता है, अपकेंद्रीय बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपकेंद्रीय कुंजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही मोटर ऐसे आती है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता, इसको हिंदी में अपकेंद्रीय कुंजी कहते हैं, स्विच का यूज नहीं होता है इसमें, यही मोटर ऐसी है। बाकी सब में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको संयोजित मिलेगा, ये इसकी विशेषता थी। मैं आपको अब इसका सर्किट दिखाऊंगा, सर्किट के आधार पर मैं इसमें वो आपको साथ साथ विशेषता लिखाऊंगा और इसकी कार्य प्रणाली भी समझा देता हूं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो सर्किट डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, ये यहाँ पे मैं देखो अलग से बना देता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो क्या होगा, मैंने आपको लिखा दो वाइंडिंग होती हैं, दो वाइंडिंग कैसे, कि मैंने आपको ये बताया था कि पतले तार अधिक टर्न की, इसमें क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको कैसा टर्न होंगे, और स्प्लिट फेज कैसे होगा, चुंबकीय फ्लक्स कैसे होगा, उसको समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा मोटर में बहुत कुछ छूट सकता है।
तो यहाँ देखो आपको 2 वाइंडिंग मिलेंगे आपको। ये वाइंडिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये वाइंडिंग आपकी होगी माना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कैसे संयोजित होंगी, ये आपके आपस में 90 डिग्री पर संयोजित होंगी। मैं इसको 90 डिग्री पर संयोजित कर देता हूँ। ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होगी। गौर से सुना मेरी बात। अब देखो 2 वाइंडिंग होगी, दोनों आपस में 90 डिग्री पर संयोजित होंगे, लेकिन आपस में समानांतर में संयोजित होंगे। याद रखना, सप्लाई के समानांतर में, दोनों ही सप्लाई के समानांतर में संयोजित होते हैं। तो आपको इसको समानांतर में संयोजित करूंगा, लेकिन आपको मैंने एक पॉइंट और लिखा, रोटर कैसा होता है, गिलहरी प्रकार का होता है। तो ये हम आपको रोटर दिखा देता हूँ। ये रोटर कैसा होता है, गिलहरी के पिंजरे प्रकार का रोटर कैसा होता है, इसमें छड़ होती हैं। आप देखो इसमें ये गिलहरी के पिंजरे के प्रकार का रोटर हो गया। ये आप लोगों को मैंने रोटर दिखा दिया। इनमें क्या होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ होती है जो शॉर्ट करके रखते हैं। ये आपका रोटर हो गया। अब देखो साथ साथ आपको लिखवा भी दूंगा, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस अक्षर से दर्शाते हैं, ये भी आप लोग देखा होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Z1 से और Z2 से दर्शाते हैं। इसको U1 और U2 से दर्शाते हैं। ये भी आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। और क्या इसके अंदर देखो, ये आपका जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर आप लोग देख रहे हो, जिसमें लो कैटेगरी का, लो मान का, लो वैल्यू का जो कैपेसिटर प्रयोग कहाँ संयोजित होता है, ये संयोजित होता है इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। याद रखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या होगा, एक कैपेसिटर संयोजित किया जाएगा। किसने मान का, लो वैल्यू का होगा। याद रखना। तो मैं यहां कैपेसिटर लगा देता हूं। ये हो गया आपका कैपेसिटर C। आगे समझ में। तो सारी विशेषता देखना इसके अंदर क्या होगा। अब आपको बताता हूं ये क्या है, ये आपका कैपेसिटर है। कैसा है, लो वैल्यू का है। लो वैल्यू कैसी होती है, 2 माइक्रोफेरेड से 3 माइक्रोफेरेड तक की होती है। और वैसे देखा जाए तो देखिए इस मोटर का अधिकतर जहां प्रयोग करते हैं वहीं बात करते हैं। बाकी कुछ मोटर की क्षमता के अनुसार इसका माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 का कहां तक रखेंगे आपको बताऊंगा। 2.5 से 3 तक का कहां तक रखेंगे उसकी बातें करेंगे। फिर इससे 3 से ऊपर भी ले जाएंगे। जैसे कूलर में 4.5 का लगाते हैं, कूलर में 4.5 माइक्रोफेरेड का लगा सकते हैं, 3 माइक्रोफेरेड का लगता है, पंखे में 2.5 का लगता है। तो आपको बताऊंगा क्यों इसके मान को परिवर्तित किया, ठीक है। ये आपकी थी स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और ये आपकी क्या है, रनिंग वाइंडिंग है। ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है। अब मैं इसको सप्लाई से आर पार संयोजित कर देता हूं। कहां पे, सप्लाई के आर पार, सप्लाई के पैरेलल समानांतर में, ये सप्लाई के समानांतर में संयोजित कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। ये यहाँ क्या देंगे, ये आप लोगों की यहाँ देंगे सिंगल फेज सप्लाई। कैसे देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे यहाँ पे। ये आपकी धारा कौन सी रहेगी, ये IL लाइन धारा रहेगी। इन धाराओं की बात करूंगा। ये रहेगी IS स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा रहेगी। ये धारा इधर से जाएगी। ये कैसे रहेगी, ये IM रहेगी, मेन वाइंडिंग की धारा रहेगी। और ये आपका हो गया रोटर। ये होगा आपका सर्किट पूरा। सर्किट को देखते हुए आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कैसा है, गिलहरी प्रकार का सर्किट, ये रोटर है। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं इस मोटर के बारे में, ये लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है इस मोटर में, जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर का रखा है, ये हमेशा एक बार नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। जब तक मोटर चालू रहेगी, जब तक मोटर रहेगी तब तक के लिए हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऐसे मान लो कि जुड़ा होता है या संयोजित होता है। एक विशेषता ये होती है, इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों वाइंडिंग कहाँ होगी, देखो गौर से देखना मेरी बातें। दोनों वाइंडिंग की बात करें, दोनों वाइंडिंग आपस में कितने डिग्री पे संयोजित होंगी, 90 डिग्री पे संयोजित होती हैं। 90 डिग्री पे आपस में कितने, 90 डिग्री पे होती हैं। अच्छा एक तो बात, और आपस में कैसे होती है, समानांतर में संयोजित होती है। 90 डिग्री पर तथा समानांतर में। काफी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार संयोजित होती हैं, समानांतर में संयोजित होती हैं। याद रखना मेरी बातें, ये संयोजित होती हैं। मैंने लग कर रखे समानांतर में। ये 90 डिग्री कौन है, दोनों आपस में समानांतर में है। और कैपेसिटर कहाँ होगा, कैपेसिटर हमेशा रनिंग ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। अब देखो छोटी छोटी मोटर जो होंगी, अब वो चीज़ देखना,
छोटे छोटे जैसे मोटरें होंगी जहाँ लो स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, मेरी बातें गौर से सुनना और आप अमल करना उस बात को, कि छोटे छोटे जो मोटरें होती हैं और जहाँ लो स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, मतलब कि जहाँ अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, अधिकतर जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ ऐसे मान लो कि लगभग दोनों वाइंडिंगें जो तार है वो लगभग समान ही रखा जाता है। दोनों वाइंडिंगों का तार कैसे होता है, जैसे इस वाइंडिंग में मैंने आपको बताया कि ये मोटे पतले तार की होती है, ये मोटे तार की होती है। तो लो कैटेगरी की जो मोटरें आएंगी ये इस वाइंडिंग में, इस मोटर में लो कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ निम्न क्षमता की बात कर लेते हैं। निम्न क्षमता की मोटरों में दोनों वाइंडिंगों के तार समान साइज के होते हैं। ऐसे मान लो कि तार दोनों वाइंडिंग की बात करता हूँ, दोनों वाइंडिंग के तार लगभग, ऐसे मान लो लगभग समान साइज के होते हैं, कोई मोटा पतला नहीं होता, लगभग समान साइज के होते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि जो समान साइज के तार हैं, गौर से सुना, ये क्यों रखे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब दोनों वाइंडिंगों का रिएक्टेंस अलग अलग होगा तो एक वाइंडिंग को मोटर के 75% घूमने के बाद सर्किट से हटाना अनिवार्य हो जाता है। एक वाइंडिंग को 75%, एक वाइंडिंग कौन सी को, स्टार्टिंग वाइंडिंग को 75% घूमने के बाद सर्किट से हटाना अनिवार्य हो जाता है। तो एक तो वो अनिवार्यता खत्म करनी है, दूसरी बात परमानेंट कैपेसिटर लगाना। तो उस अनिवार्यता को खत्म करने के लिए इसकी सीरीज में क्या लगा दिया, इसकी सीरीज में आप लोगों ने कैपेसिटर लगा दिया। क्यों, देखो दोनों के समान साइज के तार रखेंगे तो दोनों वाइंडिंग की धारा एक ही कोण पर रहेगी। जैसे आप लोग देखना, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये वोल्टेज है और अब मोटर को चलाया, ये वाइंडिंग IM आ गई, समान साइज के तार हैं, तो दूसरी वाइंडिंग की धारा कहाँ जाएगी, दूसरी वाइंडिंग की धारा भी यहाँ IS यही आ जाएगी, एक ही साइज। तो दोनों में फेज अंतर तो हुआ ही नहीं। जैसे सीलिंग फैन की बात कर लेते हैं, सीलिंग फैन में आपने कभी वाइंडिंग की होगी, देखा होगा, तो दोनों वाइंडिंग के समान साइज के तार हैं। किसी भी प्रकार की वाइंडिंग को आप मतलब कि ये कर सकते हो कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत टर्नों में अंतर रखा जाता है कि तो दोनों की धारा रहेगी तो किस प्रकार मोटर प्रचालित हो सकती है। केपिट तो यहाँ देखो स्प्लिट फेज मोटर में क्या था कि दोनों वाइंडिंग में धारा अलग अलग रहेगी तो स्प्लिट फेज हो जाएगा और घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स हवा ही नहीं, क्योंकि दोनों की दोनों धारा एक ही डिग्री पे हैं। यहाँ यदि 30 डिग्री का कोण हो तो 30 ही, दोनों 30 पर रहेंगी, तो घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होने, इसलिए कह सकते हैं यहाँ कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ किया, श्रेणी क्रम में किया, किसके, स्टार्टिंग वाइंडिंग के। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा यहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा कहाँ चली जाएगी, इस यहाँ आ जाएगी। तो 70 डिग्री का कोण तो लगभग ये बन जाएगा, और क्योंकि लेग में जाएगी धारा, और 20 डिग्री का ये बन जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है नहीं। तो कह सकते हैं दोनों वाइंडिंग में समान साइज के तार होने के नाते 90 डिग्री तो पूरा नहीं है, लेकिन कुछ डिग्री का कोण दोनों में स्थापित जरूर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, एक फेज को दो भागों में बांटता है, और जब तक एक फेज दो भागों में नहीं बटेगा तब तक आपकी मोटर चालू नहीं हो सकती। तो क्या कह सकते हैं कि निम्न क्षमता के, क्योंकि देखो इसमें मोटर को प्रचालित करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना कि जैसे सीलिंग फैन की बात करते हैं, टेबल फैन की बात करते हैं, जहाँ कैपेसिटर परमानेंट लगा होता है, उसका काम क्या है, उसका काम है स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा को रनिंग वाइंडिंग की धारा से कुछ कोण बनाना, कुछ कोण उत्पन्न करना। जब कोण उत्पन्न हो जाएगा दोनों वाइंडिंग की धारा में तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि स्वयं चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर करता क्या है, एक फेज को दो भागों में बांटता है और मोटर को सेल्फ स्टार्ट करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग टार्क देता कौन है, स्टार्टिंग टार्क कौन देता है, ये कैपेसिटर ही स्टार्टिंग टार्क देता है। इसलिए कह सकते हैं कैपेसिटर क्या, कैपेसिटर वीक हो जाता है। जैसे सीलिंग फैन की बात करें, सीलिंग फैन बहुत कमजोर चल रहा है, सीलिंग फैन मतलब कि बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या हुआ, उस कैपेसिटर की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ना के बराबर हो चुकी है। तो उसने क्या किया, एक फेज को दो भागों में नहीं बांटा। जितने डिग्री का कोण कम होता जाएगा, जैसे इन दोनों में 90 डिग्री का होगा, सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क कब होगा, 90 डिग्री पे होगा। लेकिन जितने डिग्री का कोण डाउन होता जाएगा स्टार्टिंग टार्क का मान कम होता जाएगा। और ये कौन करेगा, इसकी वैल्यू करेगी। कैपेसिटर की वैल्यू क्या रहेगी, 2 माइक्रोफेरेड से 3 माइक्रोफेरेड तक की। जिस वाइंडिंग में लगभग जिस मोटर में दोनों वाइंडिंग के तारों की साइज लगभग समान रखी जाती है, वहाँ 2 माइक्रोफेरेड से 3 माइक्रोफेरेड तक के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करें पंखे की, लगभग आपके सामने पंखे का ही क्वेश्चन आता है कि टेबल फैन, सीलिंग फैन, जो भी पंखा है, स्थायी कैपेसिटर मोटर रहेगी, उसमें कितने वैल्यू का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। तो वैसे स्टैंडर्ड मान नहीं है, वो तो एक वाइंडिंग में इंडक्टेंस देखा जाता है।
आपको कभी वीडियो टाइम लगेगा तो आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाना चाहिए। उसमें इंडक्टेंस देखा जाता है कि वाइंडिंग का इंडक्टेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस कितना रखें कि उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फेज एक भागों में 2 बट जाए, मतलब एक फेज 2 भागों में बट जाए। तो लेकिन एक स्टैंडर्ड मान दे दिया आप लोगों को कि पंखे की वाइंडिंग में इतने ही जो खांचे हैं, इतने टर्न आ सकते हैं, इतने ही तार आएंगे। तो लगभग 19-20 का अंतर है, लेकिन 2.5 माइक्रोफेरेड का कर सकते हैं। तो पंखे में कितने का लगाएंगे, पंखे में लगा सकते हैं। यहाँ पे पंखे के लिए है, पंखा से सीलिंग फैन का हो चाहे टेबल फैन का हो, पंखे के लिए 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। अब बात करें यदि कुछ इनमें अंतर रखा जाए, इस वाइंडिंग में कुछ 19-20 का, जैसे यहाँ 32 का तार लें, यहाँ 30 का ले लें, कुछ 19-20 का अंतर रखा जाए, तो कूलर के लिए एक बात करें, कूलर के लिए 4.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। लगभग आपके सामने 3 माइक्रो, क्या आपकी बुक में 3 ही मिलेगा, तो 3 से लेके 4, 4.5 तक का कर सकते हैं। तो 3 माइक्रोफेरेड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल के जो हैवी कूलर आते हैं उसमें 3, 4.5, 4.5 माइक्रोफेरेड के कूलर जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें वाइंडिंग कुछ अधिक टनों की और मोटे कुछ इन दोनों में डिफरेंट कर देते हैं। इसलिए अधिकतर आपके सामने पंखे का मिलेगा, ये आपका ये कूलर का मिलेगा। एक चीज और आती है, देखो निरंतर जो कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रहेगा वो किस प्रकार का कैपेसिटर होता है, मतलब हैवी ड्यूटी के लिए या निरंतर प्रयोग करने के लिए, निरंतर कार्य करता रहे। क्योंकि कैपेसिटर निरंतर कार्य करता रहेगा तो ये मोटर चलेगी, तो निरंतर कार्य करता रहेगा इसमें और मोटर चलती रहेगी। तो किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे कैपेसिटर की बात कर सकते हैं। कैपेसिटर रहेगा यहाँ पे ऑयल फील्ड कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑयल फील्ड कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। काफी बार आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करें। ऑयल फील्ड, तेल पूरित, हिंदी में कहेंगे तेल पूरित संधारित्र। कैसा रहेगा, तेल पूरित संधारित्र रहेगा। यहाँ पे याद रखना कौन से में, इसमें जो आप लोगों ने स्थायी कैपेसिटर मोटर में जो कैपेसिटर प्रयोग किया वो तेल पूरित रहेगा। अब लो वैल्यू का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, देखो लो वैल्यू के प्रयोग से होगा क्या, इस मोटर में क्या होगा वो आप सुन लो। लो स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होगा। याद रखना लो वैल्यू का कैपेसिटर प्रयोग करने से क्या होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं वैसे यहीं से लिखा देता हूं, कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है। लो वैल्यू के कैपेसिटर से क्या होगा, लो वैल्यू या निम्न मान, ऐसे मान लो निम्न मान के कैपेसिटर से क्या होगा, कैपेसिटर से क्या होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क कैसा होगा, लो स्टार्टिंग टार्क होगा। यहाँ पे निम्न स्टार्टिंग टार्क और लो स्टार्टिंग, क्यों, क्योंकि दोनों की तार के साइज बिल्कुल समान है। फेज डिस्प्लेसमेंट किसने किया, फेज डिस्प्लेसमेंट इसने किया, तो डिग्री का मान ज्यादा नहीं होगा और लो स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न हो जाएगा। एक तो इसमें ये आता है। और क्या हो सकता है, इसमें जो स्टार्टिंग टार्क कितना हो सकता है, स्टार्टिंग टार्क की बात करें तो स्टार्टिंग टार्क में दिखा देता हूं। रेटेड टार्क से, रेटेड निर्धारित टार्क, ऐसे मान लो कि फुल लोड टार्क होता है या फुल स्पीड में टार्क होता है। ये रेटेड टार्क, रेटेड का मतलब निर्धारित टार्क से, इसको लिख लो निर्धारित टार्क जिसका रहेगा उसका 50% से 80% तक कम हो जाएगा। 80% तक कम होता है। याद रखना बात, स्टार्टिंग टार्क कितना मिलेगा आपको, रेटेड टार्क का 50 से 80% तक ही मिलेगा अपने को, समझ गए आपको। और रनिंग टार्क कैसा था, क्योंकि ये रनिंग में तो कैपेसिटर लगा रहता है, तो रनिंग टार्क कैसा होगा, रनिंग टार्क इसका उच्च होता है। रनिंग टार्क उच्च होता है। एक इसकी विशेषता ये होती है रनिंग टार्क। तो जहां इस मोटर का प्रयोग कहां कर सकते हैं, जहां बिल्कुल निम्न स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहां इस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि स्थायी संधारित्र मोटर में कैपेसिटर का कार्य क्या है। कैपेसिटर फेज स्प्लिट फेज का कार्य करता है, एक फेज को 2 भागों में बांटता है, एक बात। दूसरा क्या करता है, मोटर को स्टार्टिंग टार्क प्रदान करता है। 3 बात, जितने मान का लगाया उतने मान का फुल रहेगा तो मोटर में स्टार्टिंग टार्क मोटर झटके के साथ आराम से चालू हो जाएगी। यदि इस कैपेसिटर की वैल्यू जितने डाउन होती चली जाएगी तो स्टार्टिंग टार्क बिल्कुल 0 हो जाएगा। माना कि कैपेसिटर आपका वीक हो गया है तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम तक यही कैपेसिटर कार्य करता है। ठीक है ना, तो स्पीड भी डाउन हो जाएगी। तो जितने मान का चाहिए उतना मान का लगाएंगे तो फुल स्पीड में चलेगा। यदि इसकी वीकनेस आ गई या कैपेसिटर कमजोर हो गया तो कैपेसिटर को बदलना अनिवार्य होता है। काफी बार पूछा जाता है कि सीलिंग फैन बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो कारण क्या है, मतलब उसका कैपेसिटर कमजोर हो चुका है, कैपेसिटर को बदल देना चाहिए।
आगे समझ में। और उसकी बात करें, देखो इसमें और क्या हो सकता है, इसकी पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर की बात, cos फाई की। cos फाई कैसा आता है, आप लोगों को पता है कि पावर फैक्टर कौन सुधारता है, कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारता है। तो यहाँ कैपेसिटर है, स्टार्टिंग से ही कैपेसिटर लगा हुआ है और रनिंग में भी कैपेसिटर है, इसलिए कह सकते हैं जो पिछली मोटर पढ़ी आप लोगों ने, कौन सी पढ़ी थी, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ी थी, उन दोनों में से यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क, इसका जो स्टार्टिंग जो पावर फैक्टर है और रनिंग पावर फैक्टर दोनों ही उच्च होते हैं। तो यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं कि इस मोटर का स्टार्टिंग और रनिंग, मतलब कि प्रारंभिक और प्रचालन जो पावर फैक्टर है, स्टार्टिंग व रनिंग दोनों की बात करें, दोनों cos फाई उच्च होते हैं। तो ये कहाँ मिल सकते हैं, दोनों cos फाई उच्च कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे इसमें स्थायी कैपेसिटर मोटर में, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में मिल सकते हैं। ये तो थी बात इसमें जो कैपेसिटर के कारण पावर फैक्टर उच्च हुआ, या रनिंग टार्क भी उच्च हुआ, स्टार्टिंग टार्क कम हुआ, या फिर इसमें ये जो फेज डिस्प्लेस, जो फेज एक फेज दो भागों में बटा स्टार्टिंग टार्क मिला, सभी बातें होती हैं। ये बहुत कम क्षमता की मोटर बनाई जाती है, वैसे हैवी क्षमता की नहीं होती, बहुत कम क्षमता की मोटर होते हैं। अब एक चीज़ और देखेंगे, इसमें टार्क और गति में क्या संबंध है, वो देखना जरूरी है अपने को। और गति में क्या संबंध, देखो ये आपका टार्क है और ये आपकी गति है। गौर से सुनना, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कितने टार्क का मान कम हुआ कितने डिग्री पे, ठीक है। अब देखो ये इधर क्या है, इधर आपका एन है, एन का मतलब स्पीड है, ये स्पीड बढ़ेगी, और इधर क्या आपका टार्क है, स्टार्टिंग टार्क है आगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग टार्क 100% से कम मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग टार्क कम होता है, लेकिन मोटर धीरे धीरे जो चलती है इसका टार्क बढ़ता जाता है। मोटर धीरे धीरे जो चलेगी इसका टार्क बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ आपको कुछ इंडिकेट कर देता हूँ। देखो ये मान लीजिए कि इस मोटर का 100% टार्क है, कितना है, 100% टार्क है। यहाँ इसको कुछ इंडिकेट करके देता हूँ, माना कि आपका 200% टार्क है, और यहाँ आपको इंडिकेट करके दूँ, माना कि आपका 300% टार्क है, ठीक है। यहाँ आपकी गति दिखा देता हूँ, यहाँ ऐसे मान लो कि लास्ट तक ये 100% गति पहुँच गई, इतनी गति आने वाली है, वो ज़्यादा नहीं, 100% गति आ गई। तो स्टार्टिंग टार्क कितना रहेगा इसका, स्टार्टिंग टार्क देखो यहाँ से रहेगा 50%, माना कि ये 50% टार्क आपको मिलने वाला है। कितना मिलेगा, 50% टार्क। तो यहाँ से मिलेगा आपको कितना, यहाँ से टार्क मिलेगा, यहाँ से टार्क मिलने के बाद कहाँ जाएगा, शुरुआती अवस्था में कम रहेगा, जो धीरे धीरे मोटर चलेगी टार्क बढ़ेगा, 200% में डबल से ऊपर चला जाएगा, फिर जाके डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग टार्क ऐसे, जो मोटर चलेगी स्टार्टिंग टार्क कम है, ठीक है ना, फिर मोटर धीरे धीरे चलेगी तो टार्क बढ़ता जाएगा ऐसे, क्योंकि इसमें जो इस लो वैल्यू का कैपेसिटर से क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क कम हुआ, धीरे धीरे मोटर चलेगी टार्क बढ़ता जाएगा। तो माना कि टार्क बढ़ा यहाँ पे आगे, और फिर मोटर माना कि आपकी लगभग गति पर पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद मोटर की स्पीड बिल्कुल स्थिर हो जाती है, मोटर की स्पीड बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो यहाँ से आके फिर वापस ऐसे आ जाता है, फिर आके वैसे आ जाता है। ये क्या था आपका 100% गति माना कि यहाँ पे है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो गया। अब ये गति ज़्यादा बदलने वाली नहीं रहेगी। यदि स्थिर लोड रखेंगे तो इसकी गति भी लगभग स्थिर होती है, लगभग ऐसे नहीं प्योर स्थिर नहीं होती है, लोड स्थिर रखेंगे तो गति भी लगभग स्थिर रहेगी। तो ये क्या था आपका स्टार्टिंग टार्क, TS लिख देता हूँ मैं। कितने कम हुआ, 50 से 80% कम हुआ। ये आपका क्या है, रनिंग टार्क है आपका, ये लगभग स्थिर होता है, ठीक है। ये रनिंग टार्क आपका, और कितना चला गया, मेजोरिटी में देखा जाए तो 200% से ऊपर ही चला जाता है, 200% से ऊपर चला जाता है इसका टार्क। धीरे धीरे मोटर की गति बढ़ती है, शुरुआती अवस्था में इसका कम होता है, फिर बाद में बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। ये तो थी आपकी गति और टार्क में संबंध। अब देखो इतना पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि इस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, कौन सी का, इस मोटर का, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब देखो इसका यूज लिख लेते हैं, प्रयोग लिख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, उपयोग। अब सबसे पहले एक ही नाम आता अपने पास, क्या आता है कि जहां लो स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहां इसका प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि निम्न प्रारंभिक घुमाव बल या लो स्टार्टिंग टार्क के लिए प्रयोग की जाती है। एक तो ये आता है लो स्टार्टिंग टार्क के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि स्थिर लोड प्रचालन के लिए, जहां लोड बिल्कुल स्थिर होता है वहां कर सकते हैं, जहां लोड का मान बदलने वाला नहीं होता है। फिर ये कर सकते हैं स्थिर लोड के लिए,
स्थिर लोड प्रचालन के लिए भी कर सकते हैं। स्थिर लोड प्रचालन के लिए आपको नाम बताऊंगा कहाँ करेंगे, प्रचालन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब वो स्थिर लोड प्रचालन में कौन कौन से आपकी वो मोटर आ सकते हैं। तो मोटर में देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या आता है, पंखा आता है। अधिकतर इसके पंखे के लिए प्रयोग करते हैं, पंखा आता है। पंखा चाहे सीलिंग फैन हो, पंखा चाहे टेबल फैन हो, ठीक है ना। पंखे के रूप में, हवा के रूप में जहाँ इसका प्रयोग करेंगे वहाँ इस मोटर का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कूलर हो, चाहे आपका सीलिंग फैन, टेबल फैन, जैसा भी आपको लगे कि हवा देगा वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं जैसे ऑटोमेटिक जो रेजिस्टेंस आते हैं जिसका मान परिवर्तित करना होता है। एक तो हाथ से स्लाइड से सरकाते हैं, एक मोटर से ऑटोमेटिक करते हैं। तो मोटर के बटन को दबाया और मोटर कुछ स्टेप घूमेगी और उसका प्रतिरोध का मान कम ज़्यादा हो जाएगा। तो कर सकते हैं इसमें परिवर्तित प्रतिरोध के लिए कर सकते हैं। क्या करेंगे, परिवर्तित प्रतिरोध के लिए, परिवर्तित प्रतिरोध। जहाँ रियोस्टेट होता है, ऑटोमेटिक रियोस्टेट जहाँ होते हैं वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगते हैं, जहाँ इसका मान का बदलना होता है, कितना मान बदलना है वहाँ मोटर को चलाएंगे और मान बदल देंगे, वहाँ यही मोटर लगभग प्रयोग की जाती है। एक इंडक्शन रेगुलेटर होता है, प्रेरण रेगुलेटर होता है, जहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ करेंगे, प्रेरण रेगुलेटर में। तो लिख लो, एक प्रेरण रेगुलेटर में इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ इंडक्शन का मान बदलना होता है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं कुछ स्टॉपों में। तो ये मोटर चलाएंगे और इंडक्शन का मान बदल जाएगा। यहाँ पे प्रेरण रेगुलेटर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, फर्नेस में कर सकते हैं, फर्नेस कंट्रोल में, जहाँ तापमान की ताप भट्टियाँ होती हैं अधिक क्षमता की, वहाँ फर्नेस कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फर्नेस कंट्रोल के लिए कर सकते हैं और प्रेरण रेगुलेटर के लिए कर सकते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध के लिए कर सकते हैं, पंखे के लिए कर सकते हैं। हाँ, एक और आता है, आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। अब कहोगे आर्क वेल्डिंग में कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आर्क वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे आर्क वेल्डिंग में करंट के मान को कम ज़्यादा करना। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है जहाँ वेल्डिंग होते हैं वहाँ करंट के मान को कम ज़्यादा करने के लिए इसका, जैसे वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करना है, या करंट के मान को जैसे हल्की रूप से इसकी वेल्डिंग करनी है, या भारी किसी लोहे के छिद्र में वेल्डिंग करनी है, तो करंट के मान को कम ज़्यादा हाथ से, छोटे छोटे मशीन तो हाथ से कर लेते हैं, पॉइंट को हटाया दूसरे पॉइंट पर लगा देंगे। लेकिन यहाँ मोटर से ही इसके आर्क वेल्डिंग से करंट के मान को कम ज़्यादा करने के लिए वहाँ इस मोटर को घुमा के ही और प्रयोग कर सकते हैं। ये इस मोटर का गति नियंत्रण भी बहुत आसान होता है। कैपेसिटर के जहाँ कनेक्शन होते हैं वहाँ ही इसको आपको संयोजन बदल के और गति नियंत्रण में कर सकते हैं। इसलिए इस मोटर का प्रयोग अधिकतर कामों में किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी कौन सी, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर थी। अब इससे अगले वीडियो में देखेंगे कि आप लोगों ने दो मोटर देखी, एक तो कैपेसिटर रन मोटर देखी और एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर। दोनों मोटर का समायोजन एक साथ करेंगे। यहाँ क्या था, स्टार्टिंग टार्क कम था, वहाँ क्या था, स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक था। किस मोटर में, कैपेसिटर रन मोटर में स्टार्टिंग टार्क अधिक था, यहाँ स्टार्टिंग टार्क कम है। वहाँ उसका रनिंग टार्क, उसका पावर फैक्टर निम्न था, यहाँ पावर फैक्टर ऊंचा है। दोनों मोटर का समायोजन करके एक अच्छी मोटर बना लेंगे जो अधिक स्टार्टिंग टार्क वाली होगी, पावर फैक्टर ऊंच वाली होगी और अच्छे से मतलब उसकी दक्षता ऊंच होगी, सब कुछ उसमें अच्छा मिलेगा। तो अब इस अगली वीडियो में इन दोनों मोटरों का एक साथ संयोजन करेंगे और लिखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर क्या होती है, उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुए वो कमेंट्स में जरूर लिखना। और या वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलत बताया उसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो आज के वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।